नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और ये स्वागत एक सप्ताह बाद फिर से हो रहा है क्योंकि एक थोड़ा सा गैप अपन ने लिया था इन क्लासेस में। और पिछली 3 क्लास में मैंने कंटिन्यू इसके बारे में सूचना दी थी, तो असुविधा बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। और अब एक नई ऊर्जा के साथ में शुरू करेंगे। इस गैप से कुछ चीजें आप लोगों को भी सीखने को मिली होगी। वो ये कि नियमित क्लास की अहमियत क्या होती है, ये आपको पता चलेगा। दूसरा कि नियमित क्लास सभी जगह नहीं मिलती है। आप लोग देखोगे यूट्यूब पे, आपने इस दरमियान 7-8 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें टटोलने की कोशिश की होगी, तो आप लोगों को मिला होगा कि कहीं भी कंटिन्यू बैच नहीं चलाए जाते, कि हाँ जहां से आप सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना चाहे कंटिन्यू बैक टू बैक क्लास मिले एक श्रृंखला के रूप में, वो नहीं मिलती है। ये जीजीडी है तो मुमकिन है आप लोगों को मिल रही है, और जब मिल रही है तो इसका प्रभाव आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में वनपाल का एग्जाम हुआ है और आप देखोगे नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से कहा था एक भी प्रश्न अपनी आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक से बाहर नहीं जा सकता और इन क्लासेस से बाहर नहीं जा सकता। कुछ कठिन प्रश्न भी बनाने की कोशिश की एग्जामिनर ने, जैसे कि बूंदी चित्रकला शैली की लघु चित्र और ग्रंथों के चित्र विभिन्न संग्रहालयों में देखने को मिल रहे हैं, ये भी तो क्लास में भी करवाया था और बुक के अंदर भी दिया और आप लोगों को कल प्रूफ डाल के टेलीग्राम पे बताए हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाएं और इत्मीनान और धैर्य के साथ में पढ़ते जाएं। कुछ भी बाहर जाना नहीं है, आप लोगों के लिए इतनी व्यवस्था तो कर दी है कि आप बिल्कुल धड़ल्ले से पढ़ सकते हो और कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। एग्जाम बदलते जाएंगे, परीक्षाएं बदलती जाएगी, लेकिन परिणाम नहीं बदलेंगे। परिणाम बदलेंगे तो सिर्फ आप लोगों के, कि अभी तक यदि असफल हो रहे थे तो सफलता में कन्वर्ट करनी है चीजों को। अपनी ऊर्जा को बना के रखना है, अपनी नियमितता को बना के रखना है, अपने हौसले को बना के रखना है, अपने साहस को बना के रखना है और अपने जज्बे को जो है वो कायम रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं। और फिर इसके साथ में आप करते चले जाइए। सारे एग्जाम आपके देखते जाओगे कि एग्जाम दर एग्जाम निकलते चले जाएंगे। बस हौसला रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है। आज सोमवार है और सोमवार से फिर से अपन इन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जिन्हें भी जल्दबाजी हो, क्योंकि आरबीएससी बैच में मैं किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस तरीके से कंप्लीट करवा दूं कि जो मूल पुस्तकों का भय बनाया जाता है मैं उसे समाप्त करूं। मैं ये करूं कि सिर्फ मैं ये कहूं नहीं आपसे कि आरबीएससी पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए आपको, बल्कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा चीजें। तो इसको इत्मीनान से जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। इसके लिए बता रहा हूं, जिसको जल्दबाजी हो तो मैंने 4 से 5 बार कंप्लीट जीके करवा रखा है, सारी क्लासें करवा रखी है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप टॉपिक के नाम से सर्च करके आगे जीजीडी लिख के भी देख सकते हो। तो इतना तो आप लोगों को 3000 क्लासें इस चैनल पे उपलब्ध है और सारी की सारी निःशुल्क है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो हम खुद कहते हैं कि भैया एप्लीकेशन पे हम क्लासेस देते ही नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ लो, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो जीजीडी ऐप में दी है वो भी नाम मात्र के शुल्क में, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। वन पाल का एग्जाम उठाकर देखो, 60 से 70% प्रश्न उस टेस्ट सीरीज में से उस पेपर में पूछे गए। तो इसीलिए कहा है कोई भी टेस्ट सीरीज आपको जब भी कोई कहता है तो यूं कहते हैं कि अभ्यास के लिए होती है टेस्ट सीरीज, उसमें से सवाल नहीं बनेंगे, इसकी अपेक्षा नहीं करें। हम कहते हैं उसमें से सवाल बनेंगे, उसकी अपेक्षा करें और प्रैक्टिस करें। हमने ना मात्र के शुल्क में आप लोगों को अभ्यास उपलब्ध करवाया है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये बातें होती रहेगी और अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में स्पेशली अपन पढ़ने वाले हैं मंदिर, दुर्ग और किले, स्थापत्य कला की चैप्टर में अपन ने पढ़े, और अब स्पेशली मंदिर पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। और अगली क्लास के अंदर अपन महल स्थापत्य उन चीजों को करेंगे। आज मंदिर अपन तकरीबन जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो टाबरो शुरू करा। देखो एक एक चीज मेरा टारगेट है कि मैं फोकस करूं और थाने क्लियर कर दूं, और ध्यान थाने देनो, याद थाने करनी पड़ी, आधी चीजा मैं याद करा दूं, आधो थाने थोड़ा एफर्ट देना पड़ी। ठीक है, चलो टाबरा शुरू करा। सबसे पहले अपन बात करते हैं एकलिंग जी मंदिर। अब एकलिंग जी मंदिर है कहां? उदयपुर में। और उदयपुर के अंदर भी आप लोगों को पूछ ले तो ध्यान रखना, एक जगह है कैलाशपुरी। क्या है? कैलाशपुरी। अब ये भी याद रखें आप कि शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है ये। देखो शैव संप्रदाय, ठीक है, शैव संप्रदाय से जुड़ा है इसका। शैव और वैष्णव धार्मिक परंपरा जब चली थी तो शैव और वैष्णव जो है दो मत चले थे धार्मिक परंपरा के अनुसार, तो उसके अंदर ये शैव परंपरा से यानी कि शिव जी का मंदिर है। अब एकलिंग जी, मेवाड़ वंश अपन पढ़ते आए हैं, तो मेवाड़ के राजा कौन कहलाए हैं? एकलिंग जी महाराज कहलाए हैं। कौन कहलाए? एकलिंग जी। अब मेवाड़ के जो राणा थे वो इनके दीवान कहलाते थे, और शासन किसका माना जाता था? एकलिंग जी का माना जाता था। एकलिंग जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी के अंदर। कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ। एक जो लेटेस्ट प्रश्न इसमें बना था, मैं पहले बता देता हूं कि रणकुंभा क्या क्या प्रश्न बना था और बार बार पूछा जाएगा ये, और रिपीटेड प्रश्न आते हैं। जैसे कि अभी नौ सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता के प्रारंभ का प्रमाण माना जाता है। ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया वनपाल के अंदर, इससे पहले भी एक बार पूछा गया, दूसरी बार पूछा गया। अपने आरबीसी की आप वस्तुनिष्ठ पुस्तक उठा के देख लो, लाइन टू लाइन दे रखी है, क्लास में भी करवाया है। तो ऐसी चीजें जो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, वो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब ये भी रिपीटेड है, राणा कुंभा वाला जो है कि राणा कुंभा ने व्यवस्था के लिए, ठीक है, अच्छा प्रश्न है व्यवस्था के लिए, तो इसको आप अलग से भी लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। व्यवस्था के लिए 4 गांव दान में दिए थे, राणा कुंभा ने दिए हैं। तो कुंभा का ध्यान में रखना, कौन कौन से थे? नागदा, भीमाला, सभी लिखेंगे, नागदा, भीमाना, मालाखेड़ा, और एक और गांव था जिसका नाम था कालोड़ा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत शानदार बना था, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये प्रश्न जब बना था तब तक अपनी किताबों में नहीं दिया गया था इसे। जिस चीज के जो चीज नहीं है उसको स्वीकार करना भी एक अच्छी आदत होती है, तब नहीं था, और अधिकांश किताबों में तब तक नहीं था। ठीक है, उसके बाद में तकरीबन सभी किताबों में आने लग गया ये, तो ये ध्यान में रखना, ये बार बार पूछा जाएगा, ये चीज बार बार आप लोगों से पूछी जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एकलिंग जी मंदिर के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये लकुलिश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक स्थान पे। अब लकुलिश क्या है, शैव संप्रदाय के अंदर ही शाखाएं होती है, जैसे कि शैव, पाशुपत, लकुलिश, है ना, इस तरीके से इनकी शाखाएं होती है। तो ये लकुलिश संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसके मूल निर्माता यदि देखें तो 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया। 4 गांव दान में किसने दिए? जो मालाखेड़ा, भीमाना, कालोड़ा, ये वाले, ये दिए कुंभा ने। ठीक है, ये किसने दिए? कुंभा ने दिए। निर्माण बप्पा रावल ने, पुनर्निर्माण राणा रायमल ने करवाया। किसने करवाया? पुनर्निर्माण राणा रायमल ने करवाया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे। वर्तमान स्वरूप, यानी कि वर्तमान स्वरूप किसने दिया? राणा रायमल ने दिया है। और कुछ पुनः निर्माण के अंदर जैसे चांदी के छत्तर वगैरह चढ़ाना है, उसमें राणा अरविंद सिंह जी का भी नाम शामिल है। तो ये तीनों जो है चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी, बार बार पूछी जाती है। यहाँ पे जो शिव जी की शिवलिंग है, प्रतिमा है, वो चतुर्मुखी है। कैसी है? चतुर्मुखी है। प्रतिमा के बारे में भी पूछेंगे। मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, यानी 4 मुखों वाली प्रतिमा स्थापित है। कितनी? चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है एकलिंग जी मंदिर के अंदर। देखो, इसके अलावा आपको ध्यान रखना, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के एकलिंग जी को मेवाड़ राजकन्या के कुल देवता माना जाता है, यानी कि शासक एक तरीके से। क्या ध्यान रखोगे? शासक यही है। शासक कौन है? यही है। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, और इस मंदिर के हाथे यानी परिसर में राणा कुंभा द्वारा निर्मित एक विष्णु मंदिर भी स्थित है। इसी के अंदर एक विष्णु मंदिर भी स्थित है जो राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। तो एकलिंग जी के मंदिर से सामान्य तौर पे तो प्रश्न यही पूछते हैं कि कहां पे है, कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, और निर्माण किसने करवाया। मैं एक एक चीज स्थान बता दिया, और याद करने तरीको ये ज्या पड्डा बिंग बाद में जगह एक स्लाइड में वो मैटर पढ़ लियो, अपन नोट्स बना लिया, अपन याद कर लियो। बिंग बाद में थाने यूं होना चाहिए कि हाँ, इमो एक एक लाइन, एक एक शब्द अपन याद है कि नहीं है। यदि याद है तो भाई साहब अपो 12-25 है, लीला लहर, कोई रोकने वालों नहीं है कि आप सिलेक्शन कोई रोक सके, कोई नहीं, लेकिन एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा गड़ोतर कर दूं। जो हाल स्कूल में आई हुई, जो आज स्कूल भी खुल गई है, और फिर आते ही मैंने कहा पहले क्लास ले लेते हैं, क्योंकि लाइटें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो अपन नहीं चाहते कि सोमवार की क्लास भी डिस्टर्ब हो। चलो भाई साहब आगे बढ़ा। ठीक है, आरबीएससी में दी एक एक चीज अपन पर डाला। अब आरबीएससी में कुछ चैप्टर के अंदर कुछ जानकारी दी, फिर कुछ और अलग से जानकारी है। तो जब अपन 10वीं की पहले किताब पूरी पढ़ेंगे, फिर 9वीं की किताब पढ़ेंगे, फिर अपन जो है 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ते पढ़ते और अपन कंप्लीट जब कर लेंगे तो आपके पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली इतिहास, कला, संस्कृति तो कंप्लीट। जो आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसके अंदर जो नए चैप्टर 8वीं के वो भी अब जुड़ के आने लग गई है, वो भी जुड़े हुए हैं अब। और मैं आप लोगों को बता दूं
कि उस समय जब अपनी पुस्तक तुरंत आई थी तो उस समय कुछ बच्चों के मन में ये सवाल था कि जनसंख्या जो है नई 8वीं के किताब के अंदर हटा दिया, लेकिन सर आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया, इसमें क्यों दिया है? इसका जवाब आपको हर एग्जाम के बाद मिलेगा। हर एग्जाम के बाद जनगणना से संबंधित उस एग्जाम में 2 से 3 सवाल मिलते हैं। वनपाल के एग्जाम में भी 2 सवाल मिले, इसीलिए मैंने जानबूझ के वो टॉपिक रखा है कि ये जाना चाहिए बच्चों के पास में। बहुत अच्छी तरीके से उसके प्रश्न बनाए हुए, व्याख्या दी हुई है, तो जाना चाहिए। हर चीज और हर चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक प्रश्न को हम खुद बहुत शिद्दत से तराशते हैं और उसके ऊपर बहुत सोचते हैं, विचारते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहा करें कि हाँ, हम हमारे लिए जो सर कर रहे हैं वो बढ़िया ही करेंगे, क्योंकि मेरी काम करने की शैली और उद्देश्य बिल्कुल अलग है सभी से। ये तो आप सब अभी तक जान चुके हो, ठीक है। देखो, ये यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो चारों गांव का नाम, नागदा, भीमाना, मालाखेड़ा और कालोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जगत शिरोमणि मंदिर ये कहां है? ये है आमेर के अंदर। ये कहां है? ये आमेर के अंदर है। इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि इसलिए पड़ा है क्योंकि जगत सिंह जो मतलब राजा मान सिंह जी के पुत्र थे। कौन थे? राजा मान सिंह जी के पुत्र थे। इनकी माता थी कनकावती। इनकी माता थी कनकावती। एक समय इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी याद में इस मंदिर को बनाती है रानी कनकावती, इसलिए इस मंदिर का नाम होता है जगत शिरोमणि। कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाती है। मंदिर में काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। काले पत्थर की कृष्ण, ये हटा देना सर, ये काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित है और जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी, जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में आराधना किया करती थी, वही मूर्ति यहां पे स्थापित की गई है। काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस मूर्ति को मान सिंह चित्तौड़ लेकर आए थे। अब ये भी तो आता दिमाग में कि भाई चित्तौड़ के अंदर थी तो यहाँ पे कैसे आ गई? तो राजा मान सिंह जो थे वो यहाँ पे लेके आए थे। काले पत्थर की कृष्ण भगवान की मूर्ति है, जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले लो। इमो ज्यादा नहीं पूछे, इमो तो ही पूछे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन मंदिर देलवाड़ा। भाई साहब, देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत पूछे जाते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर से रिलेटेड तो अपन ने जीजीडी फैक्ट भी बहुत शानदार दिए थे, ठीक है। इससे जीजीडी फैक्ट भी दिए आप लोगों को, सभी तरीके से करवाया, 1 मिनट शो भी दिया हुआ है। यहाँ के 2 मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, एक तो है विमल साई मंदिर और एक है लूणव साई मंदिर। क्या ध्यान रखोगे? एक तो विमल साई मंदिर, मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत में स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जाता है। चालुक्य वंश का इन पे विशेष प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चालुक्य वंश से रिलेटेड रहे, इन्होंने ही, चालुक्य शासकों ने निर्माण करवाया। राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी चालुक्य शिल्प कला शैली के प्रमुख नमूने हैं। इनमें पहला जो है वो विमल साई मंदिर और दूसरा लूणव साई मंदिर है, ठीक है। पहला विमल साई मंदिर, दूसरा लूणव साई मंदिर। इसके अंदर एक जानकारी ध्यान में रखेंगे अपन कि इसको किस तरीके से याद रखना है। एक तो है विमल शाही मंदिर, ठीक है, एक तो विमल साई मंदिर और एक है भाई साहब आपके लूणव साई मंदिर, ठीक है। सबसे पहली बात जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसका निर्माण जो है वो 1031 ईस्वी में करवाया गया है। तो इसका निर्माण जो है वो 1230 ईस्वी के अंदर करवाया है। इसके निर्माण के समय चालुक्य राजा कौन थे? चालुक्य शासक भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव। और यहां पे चालुक्य शासक कौन थे? राजा वीर धवल। वीर धवल थे, ठीक है। इसका निर्माण जो करवाया है इनके मंत्री विमल शाह ने करवाया। मंत्री विमल शाह, इसीलिए मंदिर का नाम क्या हो गया? विमल साई मंदिर। और यहाँ पे जो निर्माण करवाया है वो भी इनके मंत्री ने करवाया है, जिनका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल, ठीक है। ये तुलनात्मक पढ़ते हो ना तो चीजें इसमें क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जितना आपने तुलनात्मक पढ़ लिया उतनी चीजें ये याद हो जाएगी। यहाँ पे जो है शिल्पी ध्यान रखें, यहाँ पे कीर्तिधर थे। कौन थे? कीर्तिधर।
और यहां पे ध्यान रखना है आपको, जो शिल्पी थे वो शोभन देव थे। ठीक है, इतनी चीजें यदि तुलनात्मक थे ध्यान रख ली ना, बिंग बाद में थारे की समस्या नहीं है। क्योंकि जैन मंदिरों के अंदर देखो, या तो देलवाड़ा के जैन मंदिर पूछेंगे, या रणकपुर का जैन मंदिर पूछेंगे, या कलिंजरा बांसवाड़ा वाला जैन मंदिर पूछ सकते हैं जो हिरण नदी के किनारे है वो पूछ सकते हैं, या आपके ओसिया वाले जैन मंदिर पूछ सकते हैं। ज्यादा नहीं पूछते हैं इसमें, यही जो है घुमा फिरा के जैन मंदिरों के अंदर पूछते हैं। या फिर फालना वाला जैन मंदिर पूछ सकते हैं जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये माउंट आबू वाले ध्यान रखो, ये कहां पे है, ये दोनों के दोनों है माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये कहां है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है ये। ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट, बचा आगे बेटा। देखो अब यहां पे ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो ये ले लो, फिर मैं आगे जानकारी बताता हूं इसकी। अब देखो, अब देलवाड़ा के जैन मंदिरों के अंदर ही विशेष रूप से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला जो मंदिर है वो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को संबंधित क्या कहते हैं, समर्पित है। पहला जैन मंदिर ऋषभ देव को समर्पित किया गया है, ऋषभ देव या आदिनाथ जी। ठीक है, निर्माण वर्ष कौन सा है, 1031। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया है, इसी कारण इसे विमल शाही मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है लुणवसाई मंदिर है वो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, नेमिनाथ जी को ये समर्पित है। और 1230 यानी कि आप 1231 लिख लेना, ये एकदम सही है, 1231 ईस्वी के अंदर है। वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया। चालुक्य शासक कौन थे, वीर धवल थे, चालुक्य शासक वीर धवल, ये भी नाम ध्यान में रखना आपको इस समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस मंदिर को लुणवसाई मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कीर्तिधर याद रखना है। यहाँ पे शिल्पी कौन है, कीर्तिधर है। और यहाँ पे शिल्पी कौन, ध्यान रखना है, शोभन देव है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, शोभन देव है। तो इस तरीके से ये याद रखना है। अब देखो कलात्मकता यहाँ की, इसके मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर यानी सफेद संगमरमर की बारीकी खुदाई की गई है। और इस मंदिर के रंग मंडप और नव चौकी की कलात्मकता अद्भुत है। अब ये जो लैंग्वेज है भाई साहब, लैंग्वेज मिस नहीं कर सकते आप। वनपाल का पेपर उठा के देखो, लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक लाइन टाबरों और लिखो सब जना, कॉपी पेन तो देखो लेकिन लेन बैठ रहे हैं आप, पढ़ाई रही क्लास है, एक पिक्चर तो है कौन जे थे, देख ली, मनोरंजन कर लियो, आ हा हा मजा आ गया सर, क्या पढ़ाया है, आ हा आनंद है। सिर्फ ये नहीं करना है, याद करनी है चीजें। आनंद तो है, हम जानते हैं, इतने साल से पढ़ा रहे तो हमें पता है कि आनंद तो आएगा, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो लिखो। कर्नल जेम्स टॉड ने देलवाड़ा जैन मंदिरों की तुलना ताजमहल से की है, यह भी पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने देलवाड़ा जैन मंदिरों की तुलना ताजमहल से की है, लिखो और स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो और स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, चलो। ठीक है, चले आगे। कर्नल जेम्स टॉड ने यह कहा था कि यदि भारत के कई मंदिरों के अंदर यदि कोई सबसे सुंदर मंदिर, ताजमहल से भी यदि कोई सुंदर इमारत है, भवन है, निर्माण कार्य है, तो वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। इस तरीके से कहा था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी तुलना ताजमहल से की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हर्षद माता का मंदिर कहाँ है, आभानेरी के अंदर। आभानेरी कहाँ पड़ता है भाई साहब, आभानेरी दौसा के अंदर है। आभानेरी कहाँ है, दौसा के अंदर। वही दौसा जहां पे चांद बावड़ी है, जहां पे क्या है, चांद बावड़ी है, राजा चंद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी है, आभानेरी दौसा के अंदर है। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब एक थाने सारी चीजें में करवा दिया है कि गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के वे, चालुक्य शैली के हैं, गांधार शैली के हैं, है ना, ये सारी की सारी थान में कराई हुई बेसर शैली के है वगैरह। मूल रूप से ये एक विष्णु मंदिर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर्षद माता मंदिर देख के कई बार अपन को लगता है कि शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। शाक्त यानी शक्ति, माता, है ना,
उनसे संबंधित है, लेकिन ये मूल रूप से विष्णु मंदिर है, यही चीज इंपॉर्टेंट है और यही चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, इतिहास देखिए, 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, जिससे यह मंदिर भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था और खंडित हो गया था। और एक एक शब्द ध्यान दे दोगे ना आप, क्लास के अंदर ढंग से पढ़ लिया आप, तो मैं बता रहा हूं कि आपके सवाल तो बाहर नहीं जाना है, चाहे कैसे भी एग्जामिनर घुमा फिरा के, एग्जामिनर की लिमिट समाप्त हो गई है घुमाने फिराने की, इससे ज्यादा घुमाने फिराने की परमिशन उसे नहीं है, जितना घुमा सकते थे घुमा दिया। अब तो आप लोगों के ऊपर है कि आपको पता है पैटर्न सारे, आपको पढ़ना है। अब देखो, आबानेरी अपनी प्रसिद्ध जो है चांद बावड़ी के लिए जाना जाता है, जो इस मंदिर के ठीक सामने स्थित है, जो इस मंदिर के ठीक सामने स्थित है चांद बावड़ी। एक बार यह भी प्रश्न बना था कि इसका निर्माण किसने करवाया, राजा चांद द्वारा 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया। यह भी पूछ सकते हैं निर्माण कब करवाया, तो 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास करवाया है भाई साहब इसका निर्माण। ठीक है, यह ध्यान रखना है। 11वीं शताब्दी में तो इसको जो है खंडित किया गया था। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत आता है, इनके संरक्षण में है। ठीक है, इनके अंतर्गत आता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आ जाता है। ये हर्षद माता मंदिर कहाँ है, आबानेरी दौसा के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, देखिए शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर। सबसे पहली एक चीज बताता हूं, बारडोली के जो शिव मंदिर है, इन्हें आप लोग घाटेश्वर महादेव के नाम से भी जानेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, घाटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वहां के जो लोग, वहां स्थानीय लोग है ना, उन्हें ये बिल्कुल परफेक्ट पता होगा कि हाँ गुरु जी हमारे यहाँ घाटेश्वर महादेव गया करेगा, ये उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा। ये क्या है, आपके बारडोली के शिव मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बारडोली नामक स्थान पर मंदिर है, और मंदिर पंचायतन शैली के अंदर एक मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर होते हैं, तभी तो पंचायतन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस मंदिर की मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। ठीक है, मुख्य मूर्तियां क्या है, शिव पार्वती और गण यानी कि उनके सेवकों की मूर्तियां हैं, ऐसा मंदिर है ये ध्यान रखना है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण शासक तोरमान के पुत्र मेहरकुल ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, कि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तोरमान के पुत्र मेहरकुल ने करवाया है, जो कौन थे, हुण शासक थे। कि हुणों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है राजस्थान का, तो बारडोली शिव मंदिर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यह मंदिर चंबल और बामनी नदी के संगम पर रावत भाटा के पास है, और बारडोली के शिव मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है, जो 9 मंदिरों का समूह है। कितने, 9 मंदिरों का समूह है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिल्पकला की बहुत ज्यादा जो है प्रशंसा की है। ठीक है, ये कलात्मक 9 मंदिर है एक तरीके से। यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी बहुत ज्यादा, इसकी शिल्पकला की अत्यधिक प्रशंसा की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। 9 मंदिरों का समूह है, बारडोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और घाटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। चंबल और बामनी नदी का भी ध्यान रखें, क्योंकि नदियों का संगम कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो, आरबीसी बैच शुरू करने के बाद में 2-3 परीक्षाएं हुई है, क्या 2 हुई है ना, 2 या 3 हुई है। लेकिन आरबीसी बैच शुरू करने के बाद में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, सिर्फ आरबीएससी बैच की बात करूं तो राजस्थान जीके से जो सवाल आया वो इससे बाहर नहीं गया है। चाहे वस्तुनिष्ठ संग्रह की बात कर लो आप, आरबीएससी वस्तुनिष्ठ संग्रह की, या क्लास की भी बात कर लो तो नहीं गया है। चाहे लैंग्वेज से हो, चाहे सीधा हो, कैसा भी हो। और आरबीएससी बैच की बात नहीं भी करूं तो जितनी क्लासें पहले ले रखी है उनसे भी बाहर नहीं है सवाल। आरबीएससी बैच में तो क्या होता है, हूबहू लाइन टू लाइन मिल जाती है, क्योंकि बिल्कुल आरबीएससी पुस्तक को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। सिर्फ उसी को नहीं, उससे बाहर भी जो चीजें बने उनको भी अपन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अब जैसे ऐसा प्रश्न तो आपको क्या ही बताए कि एक प्रश्न आया कि सोरसेन अभ्यारण्य के निकट कौन सा जो है क्षेत्र पड़ेगा। अब सोरसेन कहाँ है, 12 आपको 1000 बार बता दिया, और 12 के निकट कौन सा है, कोटा। तो इन प्रमाण देने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि यह जो है एथन ध्यान होनी चीजें और कई बार बता चुके हैं। अब यूं एक सवाल वो आया मिलान वाला, कि चौहान वंश का राजा कौन है, गोयल वंश का कौन है, तो उसमें एक में दे दिया महाराणा प्रताप, एक में ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। इनके क्या ही प्रमाण दे, दिया ही नहीं इसका प्रमाण। प्रमाण क्या दे इसका, आपको पता है और सबको पता, दुनिया को पता है, पृथ्वीराज चौहान नाम ही यूं ही पटा, पृथ्वीराज तथ्य लिख दिए बटे। और वनपाल एग्जाम के अंदर तो पेपर बनाने वालों ने इतनी त्रुटियां रखी है लैंग्वेज के अंदर भी, कि वहां पे मोठड़ा शैली को मोथारा शैली लिखा गया है। और फिर कहते हैं कि यदि कंफ्यूज हो तो आप इंग्लिश वाले वर्जन को, अरे इंग्लिश वाले वर्जन को क्या देखना है, हिंदी वाले को भी सही करो ना।
सिर्फ इंग्लिश वाले के क्यों देखने, जब हिंदी मीडियम फिर स्कूल क्यों चल रही है, बंद कर दो हिंदी मीडियम स्कूलों को। हिंदी भाषी कहाँ जाएंगे बताइए, जब आप मोठड़ा को सही तरीके से पेपर बनाया किसने, इतना मतलब त्रुटियां उस पेपर के अंदर है कि भाई साहब पेपर नहीं बनते ना तो हमारे को दे दो पेपर बनाने, हम आपको बिना त्रुटि के, एक भी त्रुटि नहीं होने देंगे, एक कुछ भी नहीं होने देंगे, एक सवाल डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे एक सवाल तो डिलीट होगा, लोक देवता वाला, भाला लिए असवा रोई वाला, तेजा जी के भी भाला लिए असवा रोई इंगित है, और बापू जी के भी है। तो ऐसे सवाल डालते क्यों, ये जब खुद एग्जाम देने, इनको खुद के मतलब जीवन साख पे लगा हुआ हो ना, तो पेपर बनाए तो इनको पता चले क्या भाई साहब एक सवाल भी गलत होने से कितना हमारे जो है नुकसान हो सकता है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा आपत्तियां आई तो इनकम हुई, क्या पता कब ये व्यवस्था सुधरेगी। इतना इनको अब तो यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ट्रोल किया जाता है, इतना कहा जाता है, पहले तो माध्यम ही नहीं थे। इतनी त्रुटियां, हम तो प्रूफ दे रहे हैं, हमारे तो 100% सवाल बने, लेकिन त्रुटियां तो कम से कम, पेपर की लैंग्वेज तो कम से कम ढंग से होनी। मोठड़ा को मोथारा लिखा हुआ है, इतनी मैंने देखा, मैं पेपर किसने बनाया, कोई 9 सीखे बिठा दिया क्या, ठेका पद्धति पे देती है क्या, किया कि एआई से बना रहे हो, गजब है भाई। मत करो खिलवाड़ बच्चों के जीवन के साथ में, बच्चे बद्दुआ देंगे, कहीं के नहीं रह जाओगे फिर। शिव मंदिर भंडदेवरा, भंडदेवरा शिव मंदिर जो है इसे मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। इसे क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है हाडोती का खजुराहो, या क्या कहते हैं, हाडोती का खजुराहो। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखने हैं आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हाडोती का खजुराहो या मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, जो बारां जिले के रामगढ़ में स्थित है। कहां पे है, बारां जिले के रामगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, रामगढ़ क्या है, एक क्रेटर है, रामगढ़ क्रेटर है, रामगढ़ क्रेटर से रिलेटेड भी एक बार सवाल बना हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है मेदवंशीय मलय वर्मा ने करवाया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसे। जो चीज देखो पढ़ने में बिल्कुल आसान लग रही है, क्या हाँ बंडदेवरा मंदिर का 12 के अंदर अपन सब जानते, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ी सी अब नहीं लगे ना चीज, वे इंपॉर्टेंट है कि बंडदेवरा मंदिर का निर्माण मलय वर्मा ने करवाया। ये राजस्थान के पढ़ने वाले 80% बच्चे जो है इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान वो देंगे जिनका बेस बिल्कुल क्लियर है। तो मेद वंशीय राजा मलय वर्मा द्वारा करवाया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, निर्माण का समय क्या है, 10वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। वास्तुकला ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये भी कैसे बना हुआ है, पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है ये भी। और देखो ये मंदिर रामगढ़ क्रेटर, जो एक उल्कापिंड गिरने से झील बनी थी, और इसके ठीक बीच में स्थित है। ठीक है, और बाहरी दीवारों पे क्या है, कामसूत्र और मैथुन मुद्राओं से संबंधित मूर्तियां हैं, जिसके कारण खजुराहो की उपमा दी है। और 12वीं शताब्दी के अंदर मालवा के शासकों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया गया था। क्या करवाया गया था, जीर्णोद्वार, रिपेयर्स, जीर्णोद्वार करवाया गया था, वापस मालवा के शासकों ने जीर्णोद्वार करवाया था। ठीक है ना, काम कला पे आधारित जो है चित्र जहां पे देखने को मिलेंगे, उन्हें जो है खजुराहो से तुलना की जाएगी। जैसे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, वैसे वास्तविक खजुराहो जो है वो छतरपुर एमपी के अंदर पड़ता है, जहां पे आप लोग देखोगे तो 5 मंदिरों का समूह है, लगभग ग्रुप ऑफ टेम्पल्स होता है, वही खजुराहो मंदिर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब जैन मंदिर भाई साहब रणकपुर वाला, रणकपुर कटपटा भाई, रणकपुर महोत्सव से संबंधित भी प्रश्न पूछते हैं, पाली के अंदर है, हमारे यहाँ पास में ही पड़ता है, सादड़ी के पास में ये मंदिर है। और पुरातत्व विभाग के अंदर अधीन आता है, पुरातत्व विभाग के अंदर जो अधीन जो मंदिर आ जाते हैं, उनमें बिना इनकी परमिशन के एक कील भी नहीं ठोकी जा सकती मंदिर के अंदर, यानी कि रिपेयर या निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता, इन्हें जो है उसी अस्तित्व में रखा जाता है। यहाँ पे 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का वन कहा जाता है। और खासियत देखिए कि कहीं से भी देखो कोई भी स्तंभ जो है एक दूसरे से कटेगा नहीं, और एक स्तंभ तो अदर है, बिल्कुल अदर जूल है। ठीक है, ये विशेषता है इसकी। यह मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और पूरे विश्व में ये विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को यह समर्पित है, आदिनाथ जी को या ऋषभ देव जी को, एक ही बात है। प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी को ये समर्पित है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा के शासन काल में इसका निर्माण हुआ है। निर्माण करवाया किसने, तो धर्नकशाह ने, धारनीशाह या धर्नकशाह नामक एक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, मगही नदी के किनारे, यहाँ पे नदी ध्यान रखना, मगही नदी के किनारे है, मगही नदी के किनारे। और शिल्पी कौन था भाई, शिल्पी भी पूछ सके, बताओ देखें,
मैं पढ़ाई उड़ा सारी की सारी चीजें। शिल्पी देपाक, शिल्पी कौन? देपाक, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो सवाल बाहर नहीं जाएगा, आपका ध्यान रहना चाहिए। 1444 खंभों पर टिका हुआ, इसी कारण इसे खंभों का अजायबघर या स्तंभों का वन कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? स्तंभों का वन कह दिया जाता है, ठीक है, स्तंभों का वन कह दिया जाता है। और इसके ये चौमुखा मंदिर है एक तरीके से, इसके मूल गर्भगृह में आदिनाथ जी की 4 मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है, इसलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर कहते हैं। इसी के पास में एक और मंदिर बना हुआ है जिसपे भी काम कला पे आधारित चित्र देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को जो है पात्रियों देवरों या वैश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। लिख लेना एक लाइन के रणकपुर जैन मंदिर को पात्रियों देवरों या वैश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि एक मंदिर पे ऐसी मूर्ति कला उत्कीर्ण की हुई है, ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखना। मगई नदी लिखना, शिल्पी देपाक लिखना, धरनी शाह ने निर्माण करवाया, कुंभा के काल में निर्माण करवाया, मुख्य मंदिर है आदिनाथ जी ऋषभ देव को समर्पित है, ठीक है। लिखो 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 लिखो, एक सूर्य मंदिर भी अंदर बना हुआ है इसके, वो भी लिख लेना, एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। पेन नहीं चलेगी जब तक भैया दिमाग नहीं चलेगा। चलिए, सच्चाई माता मंदिर कहाँ है? ओशिया के अंदर, ओश वालों की कुल देवी, ठीक है, ओशिया के अंदर है सच्चाई माता मंदिर है, जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओशिया नामक स्थान पे। दिशा भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर है भाई, पूछ सके कि भी एग्जामिनर खुदरी गलती नहीं देखेंगे, मैं मोटड़ा ने मोथारा लिख दिया, पूछ सके अभी कि कौन सी दिशा के अंदर है। तो ये ध्यान रखना आपको। यहाँ ओशिया में 8वीं सदी में बड़े वैष्णव और जैन मंदिर समूहों के कारण गुर्जर प्रत्यार कला का प्रमुख केंद्र रहा है, और यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव और जैन तीनों संप्रदायों के मंदिर देखने को मिलते हैं। यदि वैष्णव मंदिर देखें अपन तो इसमें हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर बहुत प्रमुख है। जैन मंदिरों के अंदर महावीर जी का मंदिर प्रसिद्ध है, जो वत्स राज के समय बना हुआ है। ये महावीर जी का मंदिर जो है ये वत्स राज के शासनकाल में पूछते भी है। वत्स राज कौन? गुर्जर प्रतिहार शासक, वत्स राज के शासनकाल में, ठीक है। फिर शाक्त मंदिर, शाक्त यानी कि शाक्त का मतलब देवी माता से संबंधित मंदिर, ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसमें पीपला माता तथा सच्चिया माता का मंदिर प्रमुख है। ये ओशिया के अंदर के मंदिर है, और भाई साहब ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। ओशिया मंदिरों के अंदर, इसलिए ओशिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ले टाबरो स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे बढ़ा। सास बहु मंदिर नागदा, अब यार मैं था थोड़ी टाइम पहले ही सास बहु मंदिर को संबंधित तो एक शॉर्ट्स बना दिया है, पूरा 1 मिनट शो, और वहीं पे जाके बना के दिया है, और वहीं पे जाकर बना के दिया है सास बहु मंदिर से संबंधित। और ये कहाँ है? ये नागदा के अंदर है। चित्तौड़गढ़ की पुरानी राजधानी सबसे कौन सी थी? नागदा थी। नागदा के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर, और धीरे धीरे नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया? सास बहु मंदिर हो गया। एक तो मत ये है। दूसरा मत यह है कि यहाँ पे 2 मंदिर बने हुए, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए भी इसे सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। यदि वर्तमान में आप यहाँ मंदिर ये देखने जाओ तो अंदर गर्भगृह के अंदर मूर्तियां आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, अवस्था इतनी ठीक नहीं है, लोग बहुत कम आते हैं। पुरातत्व विभाग के अधीन चीजें आती है, लेकिन जो है इतना मतलब एक जो सक्रिय मंदिर होता है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा है। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर है, मैं तो खुद देख के आया हूँ। एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है, आप लोग देख लेना, वो शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है 1 मिनट शो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्राचीन राजधानी जो नागदा थी मेवाड़ की, उसके अधीन है। ये ध्यान रखना 1026 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? गुहिल राजवंश के शासक श्रीधर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके। यहाँ निर्मित मंदिरों के 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है, सास बहु मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। वैसे नाम क्या है? सहस्त्र बाहु मंदिर। क्या ध्यान रखोगे? सहस्त्र बाहु मंदिर, ये नाम है, ठीक है। बनावट और अलंकरण देखिए, दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े, लेकिन सजावट और अलंकरण जो है इनकी दृष्टि से बिल्कुल समान लगते हैं। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे आप लिखोगे विष्णु को समर्पित, विष्णु को
भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए ये जो सहस्त्र बाहु मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसलिए सास बहु मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सास बहु मंदिर। नाम बिगाड़ दिया धीरे धीरे, जैसे जैसे समय निकला तब भारी नाम नहीं बोला जाता तो सास बहु कर दिया। अब देखिए, सास बहू का वास्तव में भगवान विष्णु की, ये आरबीएससी में नहीं दे रखा है ये आप लोगों के, ये पूरा ही जो है मैटर मैंने स्पेशली ऐड किया है कि आरबीएससी में नहीं है तो क्या हुआ, अपने को पढ़ना है जो चीजें पूछी जा सकती है। सास बहू नाम में वास्तव में भगवान विष्णु के नाम सहस्त्र बाहु यानी हजार भुजाओं वाले, इनका अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ धीरे धीरे रूप जो हो गया वो सहस्त्र बाहु से क्या हो गया, धीरे धीरे सास बहू कहने लगे। बड़ा और छोटा मंदिर दो है, यहाँ पे क्या है, दो जुड़वा मंदिर है। इनमें से एक बड़ा मंदिर सास को और छोटा मंदिर बहू को समर्पित माना जाता है। और सास का मंदिर 10 सहायक मंदिर शिखरों से घिरा है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सास का मंदिर 10 सहायक शिखरों से है और बहू का मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा है। तो इसलिए छोटे और बड़े का अंतर भी आ गया। यहाँ पे रामायण के दृश्य देखने को मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर और स्तंभों पर रामायण के प्रमुख प्रसंगों, महाकाव्यों के दृश्यों तथा नृत्य मुद्राओं की मूर्तियां बहुत ही बारीकी से उकेरी गई है। और नागदा का तो विशेष महत्व है। नागदा मेवाड़ के गुहिर राजवंश की प्रथम राजधानी रही है। राजा अल्लट और बप्पा रावल के समय विशेष महत्व इसको मिला था और वर्तमान में यह स्थल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है, यानी कि एएसआई के अधीन संरक्षित है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सास बहू मंदिर की। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई साहब, इसी के साथ में आप लोगों के मंदिरों से रिलेटेड ये क्लास पूरी हुई। और फिर से बता रहा हूं, सीईटी की जो टेस्ट सीरीज है उस पे 10% की छूट दी गई है अभी। ठीक है, सीईटी की टेस्ट सीरीज। और इस पुस्तक ने भाई साहब जो धूम मचाई है आप लोगों के, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरबीएससी पुस्तक है जो 6ठी से 10वीं तक की, इतनी समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, वो सारा ही सॉल्यूशन इसके अंदर हो गया है। तो इसे अपनी पाठ्य सामग्री में जरूर शामिल करें। ठीक है, राजस्थान जी, जब जब आप लोगों के पास में थोड़ा फ्री टाइम होता है, इसके 2, 5, 10 पन्ने पढ़ लिए, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल से बढ़ेगा और आरबीएससी पुस्तकों की चिंता मिट जाएगी। रीट की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है, इसको ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस शुरू करें। कॉम्बो ज्वाइन करने की कोशिश करना, वहां पे फायदा रहेगा, है ना, फायदा होगा। सीईटी कॉम्बो के अंदर 10% की छूट दी गई है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए यदि अभी तक नहीं की है। सेकंड ग्रेड जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसमें 25% की छूट दी है, वैसे देते नहीं है अपन, फिर भी दी है कि 25%। अब क्या है कि एग्जाम पास में आ गया, जिसको भी प्रैक्टिस करनी है कर लीजिए। उसके अंदर मॉडल पेपर जरूर ज्वाइन कर लें। वनपाल का एग्जाम देख लो, चाहे कोई भी एग्जाम देखो, 50 से 60% तो नॉर्मली सवाल टेस्ट सीरीज से आते ही आते हैं, बाहर जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास जरूर करें, प्रैक्टिस भी होगी और सवाल सीधे देखने को भी मिलेंगे, दोहरा फायदा है। इसलिए वंचित नहीं रहे। इस तरीके से और इस कीमत पे राजस्थान में आप लोगों को और कोई अभ्यास नहीं करवाने वाला है। ठीक है, तो मैं बार बार सूचना देता हूं, भले थान खराब लगे लेकिन कहनी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ते वंचित कौन रहो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।